आज का हमारा टॉपिक जो है वो है ओलिगोसैकेराइड्स। इसका टाइप्स और स्ट्रक्चर ना सिर्फ देखना है बल्कि सीखना भी है। तो ओलिगोसैकेराइड्स को कैसे डिफाइन करेंगे, क्या इसका स्ट्रेटजी है, कैसे ये स्ट्रक्चर्स बनता है, क्या खास बात है इनकी, तो इन सबों को हम लोग देखने जा रहे हैं। ओलिगोसैकेराइड ये दो टर्म्स बना है, ओलिगो एंड सैकेराइड्स। ओलिगो स्मॉल चेन, ठीक है, और सैकेराइड यहां पर क्या हो गया, सुगर सुगर यूनिट्स। अर्थात शुगर यूनिट्स का अगर छोटा सा चेन हो देन इट इज कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड। जैसे कि ग्लूकोज है और गैलेक्टोज है, इसमें टोटल कितने शुगर यूनिट्स हैं? दो। यह एक ओलिगोसैकेराइड है। मान लो ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, मैनोज है, ग्लूकोज से भी जुड़ा हुआ है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ये भी, इसमें भी चार है, ठीक है, ब्रांच्ड है लेकिन ये चार है। इस प्रकार से ये सारे क्या है, ओलिगोसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड में शुगर यूनिट्स की संख्या 2 से लेकर 10 तक लोग मानते हैं कि अगर इतना सारा है तो वो ओलिगोसैकेराइड है, ठीक है। तो अब ऐसे में ओलिगोसैकेराइड का एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हमारा हुआ। अब है कि कौन सा ओलिगोसैकेराइड है जो सबसे कॉमन है। तो जो कॉमन ओलिगोसैकेराइड्स है, ओलिगोसैकेराइड्स उनमें आता है डाइसैकेराइड्स। जितने भी डाइसैकेराइड्स हैं, 2 कार्बन यूनिट रखने वाले सैकेराइड्स, वो सभी जो है वो इसके बड़े पॉपुलर एग्जाम्पल। इसके अलावा कुछ अन्य भी हैं, लाइक मैं इंडिविजुअल नेम ही ले रहा हूं, रैफिनोज, इसके बारे में थोड़ी जानकारी रखनी चाहिए, ठीक है। स्टिकायोज, स्टिकायोज जो है ये इंडिविजुअल बेसिस पर बहुत पॉपुलर, बड़े काम के हैं सभी, ठीक है। ये सभी ट्राइसैकेराइड्स होते हैं और इनका बड़ा सदुपयोग है। हम लोग देखेंगे कैसे इसका सदुपयोग होता है। अब हमारे पास एलिमेंट्स पता चल गए कि हमें किन किन एलिमेंट्स को देखना है। सबसे पहला जो है वो हमारा है डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स अपने में ही बताता है कि 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड, है ना, 2 यूनिट्स मोनोसैकेराइड्स बाइंड टू मेक अ डाइसैकेराइड। 2 यूनिट्स मोनोसैकेराइड जुड़कर आपस में क्या बनाते हैं, एक डाइसैकेराइड बनाते हैं। इसका बड़ा कॉमन एग्जांपल्स अगर हम देखें तो माल्टोस, लैक्टोस, ये सब लोग जानते होंगे, सुक्रोज, ट्रिहालोज, आइसोमाल्टोज, सेली सेलोबायोस, ये सारे इसके बड़े पॉपुलर एंड कॉमन एग्जांपल्स हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग को पढ़ना भी है सबके बारे में। अब आता है कि डाइसैकेराइड्स को कितने भागों में बांटा गया। अगर डाइसैकेराइड्स की बात करें तो इनको ग्लाइकोसिडिक, इनको रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर में बांटा गया। मोनोसैकेराइड्स क्या है, सभी के सभी रिड्यूसिंग शुगर है, ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। लेकिन सभी डाइसैकेराइड्स रिड्यूसिंग शुगर नहीं होते, इनको 2 हिस्सों में बांटा गया, एक रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स और दूसरा बांटा गया नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स। जो रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स थे
वो म्यूटा रोटेशन शो कर रहे थे, और ये म्यूटा रोटेशन शो नहीं कर रहे थे। म्यूटा रोटेशन हम पढ़ाए हुए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, आप लोग देख लीजिए उसको, तब भी दिक्कत होगा तो मैं आपको मदद करूंगा। अब रिड्यूसिंग शुगर में वो फर्दर बांटा गया। एक मिनट सर, ये सर एक मिनट, ये जो डाइसैकेराइड्स है नॉन रिड्यूसिंग म्यूटा रोटेशन शो नहीं कर रहे क्या सर? हाँ, अभी आप एकदम पढ़िए, और जब मैं बीच में सवाल करने के लिए बोलूंगा तो सवाल करिएगा, ठीक है? क्योंकि आप आज पहले दिन है तो आपको कुछ चीजें पहले बेसिक्स करनी होगी। रिड्यूसिंग शुगर्स वही होते हैं जो म्यूटा रोटेशन शो करते हैं, हमेशा याद रखना है। जो म्यूटा रोटेशन शो नहीं करेगा वो नॉन रिड्यूसिंग होता है। अब म्यूटा रोटेशन क्या होता है ये प्रीवियस लेक्चर्स में बताए हुए हैं, और क्लास खत्म होने के बाद मैं इसको रिवाइज भी आपको करवा दूंगा। अब आप देखें, जो रिड्यूसिंग शुगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसमें C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, और C1 C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ये सब हम डायग्राम में भी बनाएंगे। जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में C1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। तो कैसे इस लिंकेज के मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं चीजों को, ठीक है? अब ये एक बेसिक फंडामेंटल्स हो गया। अब हमको इसका डिटेलमेंट देखना है, पढ़ते हैं आगे। जब हम बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आता है कि C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल? तो लैक्टोस है, माल्टोस है, सेलोबायोस है। इन सभी में क्या होता है? कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 दोनों शुगर के कार्बन नंबर 1 और कार्बन, फिर डायग्राम से बनाएंगे इसके हम लोग। मैंने कुछ होमवर्क दिया था, उसमें कुछ एरर्स था, तो मैंने सोचा था कि इसी बहाने में आपको बताऊंगा। C1 C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसके अंदर में कौन आता है? इसके अंदर में आता है आइसो माल्टोस। इसके अंदर में आता है मेली बायोस, ठीक है? इसके अंदर में आता है जेंटियो बायोस। ये सभी इसके अंदर में आते हैं। और C1 के बीच में कौन आता है? तो C1 के बीच में बहुत ही पॉपुलर सुक्रोज, रेहालोज। तो सुक्रोज में जो है वो C1 C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, और ट्रेहालोज में जो है वो C1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। ये याद जरूर रखना, ठीक है ना? जो वहीं पर हमको ये बता देना चाहिए था कि इसमें दो कॉम्बिनेशन है, C1 एंड C1 C2। याद रखिएगा, सुक्रोज जो है वो C1 C2 और ये C1 अब आपके मन में बहुत खुजली हो रहा होगा कि सर कैसे ये स्ट्रक्चर सब आप फटाफट लिख दिए, क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का बेसिक फंडामेंटल क्या है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स, ये रिएक्शन मैकेनिज्म उसमें होता है। उसमें क्या होता है? एक शुगर का OH ग्रुप दूसरे शुगर के उस कार्बन जिससे कि OH जुड़ा हुआ है, देखो यहां पर हमने क्या किया, यहाँ कार्बन भी दिखाया है, कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब यदि इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के न्यूक्लियस पर अटैक करता है तो कौन टूटकर अलग होता है? इसका OH सेकंड वाले का, और इसका OH, ठीक है? ये जो अटैक किया है ऑक्सीजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ने, आप देख रहे हैं ना यहाँ रेड कलर की है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ने, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक अटैक, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और एटम में न्यूक्लियस के अंदर में प्लस चार्ज होता है।
तो नेगेटिव चार्ज हमेशा किस पर अटैक करना चाहता है? न्यूक्लियस पर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक अटैक। हम इसे हमेशा बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज एफिनिटी अटैक। नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करता है। तो अगर ऐसे होता है तो सोचो कि अगर इसका कार्बन 1 है और ये कार्बन 4 है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? C1, तीर का निशान C4। यह तीर किसको रिप्रेजेंट करता है कि कौन अटैक कर रहा है? C1 अटैक कर रहा है। वहीं पर अब देखो एक दूसरा एग्जांपल रखते हैं। सुगर का C4 है, इसका OH है, और दूसरे सुगर का भी C2 है, सब सोचिए, और इसका OH है। अब क्या है कि शुगर का जो 4 है, चौथा कार्बन है, उस पर जो ऑक्सीजन है, उस पर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसने C2 के न्यूक्लियस पर अटैक किया। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि ये OH और ये H टूटकर बाहर निकला। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? C4, तीर का निशान C2। ठीक है, यही लिखने का स्टाइल है। इसलिए आप देखोगे जितना ग्लाइकोसिडिक लिंकेज लिखे हैं हम, सब में उसी स्टाइल में इस चीज को लिखा गया है। अब आ रहा है अभ्यास का समय। सब लोग कॉपी कलम अपना रखे हुए चला रहे हैं ना? यस सर। सब लोग अपने सामने कॉपी कलम में जो भी इस व्हाइट बोर्ड पर लिखा जा रहा है उसको लिखना है। अब चलो एग्जाम्पल लेते हैं माल्टोस का। बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल है, बचपन से पढ़ते आए हैं। माल्ट शुगर कहा जाता है इसे। ठीक है, हम लोग जब खाना को चबा चबा कर खाते हैं तो स्टार्च जो है माल्टोज और आइसोमाल्टोज में चेंज होता है, टूटता है। माल्टोज 2 यूनिट शुगर का बना हुआ है। तो शुगर का कौन सा यूनिट है? देखिए, अल्फा डी ग्लूकोज। अभी आपको सिखाना है मुझे, तो मैं इसको लिखने के बाद लिख रहा हूं C1। C1 क्यों मैं लिखा? इसका कार्बन 1 का जो OH है वो प्लस बीटा डी ग्लूकोज C4। इसके कार्बन 1 का OH और इसके कार्बन 4 का OH के बीच में संबंध है, जिसमें ये कार्बन इस पर अटैक करेगा। क्योंकि माल्टोज में हम लोग क्या लिखते हैं? माल्टोज में लिखते हैं 1, 4 और ये तीर का निशान देते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब इसी डायग्राम को हम लोग थोड़ा सा देख लें कि कैसे ये डायग्राम डेवलप करता है। सब लोग अपने कलम को चलाते हुए मेरे साथ इस डायग्राम को ड्रॉ करें, एकदम आराम से, धैर्य के साथ। ठीक है, OH। ये बन गया हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। बढ़िया, नंबरिंग कर दिए। नंबरिंग जब हम किए, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 कार्बन का हमारा कंपाउंड हो गया। दूसरा हमें बनाना है, ये हमारा क्या हो गया? अल्फा डी ग्लूकोज। अब हम लोग इसका नॉर्मली हम लोग कैसे बोलते हैं इसे? अल्फा डी ग्लूकोपैरानोज, ऐसे इसका नाम होता है, लेकिन अभी हम अल्फा डी ग्लूकोज लिख रहे हैं। प्लस अब हम लोग डायग्राम बना रहे हैं बीटा डी ग्लूकोज। तो बीटा डी ग्लूकोज का डायग्राम कैसे तय होता है कि जो पहला रिंग का पहला कार्बन है उस पर अगर OH नीचे की ओर है तो अल्फा फॉर्म है, और यही OH अगर ऊपर चला गया पहला कार्बन पर, रिंग का पहला कार्बन पर, तो ये हो गया बीटा फॉर्म। फिर इसको हम भर देते हैं। स्ट्रक्चर का अभ्यास जरूरी है। अब इसका भी हम लोग नंबरिंग कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। हमने आमने सामने इसको रखा है। अब क्या हालत हो रहा है? अब हालत ये हो रहा है, ये सारा एंजाइम की मदद से होता है। इसलिए आप देखेंगे कि 1 का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है OH का, वो अटैक करता है 4th के कार्बन पर, यहां पर। और इसका क्या रिजल्ट होता है? इसका रिजल्ट ये होता है, ये H और ये OH टूटकर बाहर निकल जाता है वाटर के फॉर्म में। तो जैसे ही ये टूटकर बाहर निकला
तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? स्ट्रक्चर ऐसे सबको हटा देना, और ये हमारा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ। ऑक्सीजन को थोड़ा सा बीच में डाल देते हैं, ठीक है ना, अच्छा लगेगा देख। और ये हमारा हो गया ऑक्सीजन, और ये हो गया। सो दिस इज कॉल्ड 141 ने अटैक किया फोर्थ कार्बन दूसरे पर, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ऐसे ये स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है। अब माल्टोस के बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो हमारा है लैक्टोस। लैक्टोस को हम लोग बोलते हैं मिल्क सुगर। मिल्क सुगर, ठीक है। येलोनेस ऑफ मिल्क। लैक्टोस जो है वह मिल्क में पीलापन को लाता है, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा पीला दूध उतना उसमें लैक्टोस की मात्रा। बहुत लोग को दूध नहीं पचता है, दूध नहीं पचता है। क्यों? क्योंकि वो लैक्टोस को टॉलरेट नहीं कर सकते। इसको हम लोग कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। टॉलरेंस, ठीक है ना। वैसे सामान्य हम लोग जितने व्यक्ति हैं, अगर मान लो कि दूध पीने की अगर हैबिट ना हो और अचानक से कोई आधा लीटर बोले दूध पी जाओ, तो पीने के बाद दूध पेट हल्का हो जाता है, ढीला हो जाता है, लूज मोशंस हो जाते हैं। लेकिन जो नियमित रूप से दूध को पीते हैं वो फिर उनकी कैपेसिटी बड़ी बिल्डअप हो जाती है। आप सुनते हैं पहलवान जो है वो 2-2, 3-3 लीटर दूध पी जाते हैं। तो वो एक दिन में नहीं हुआ है, ये ड्यू कोर्स, ड्यू टाइम लिया है, अच्छा सा समय लिया है। तो ये जो है लैक्टोज के बारे में हम लोग थोड़ी बेसिक जानकारी, छोटी सी जानकारी हम लोगों ने पिकअप। अब है कि लैक्टोज किन चीजों से बना हुआ है। तो लैक्टोज भी 2 यूनिट्स से बना हुआ है, एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज। तो देखिए यहां पर क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज, इसको हम लोग ग्लूकोपैरानोज भी कहते हैं। इसका चौथा कार्बन प्लस बीटा डी गैलेक्टोज और इसका कार्बन नंबर 1। क्लियर कट हुआ कि कार्बन नंबर 1 हमको थोड़ा सा इसको उल्टा करके सीधा करके लिखना चाहिए, है ना। हमको इसको थोड़ा सीधा करके लिखना चाहिए, तो विद्यार्थी बड़े भोले होते हैं, वो उल्टे को भी सीधा नहीं कर पाता, वो जो ट्रेंड चला उसी ट्रेंड पर चलेगा। ये गैलेक्टोज का 1 और बीटा डी, इसको भी हटाना पड़ेगा। ये बीटा डी गैलेक्टोज और ये अल्फा डी ग्लूकोज का 4। अब ये हमारा 2 यूनिट हो गया गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, और इससे इसका स्ट्रक्चर बनेगा। लेट्स सी द डायग्राम। अब हम डायग्राम को ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमने पहले किसको बनाया, बीटा डी गैलेक्टोज को, गैलेक्टोपैरानोज को ही बोलते हैं। तो बीटा मतलब हो गया पहला कार्बन पर OH किधर होगा, ऊपर हो जाएगा, ये बीटा फॉर्म हो गया। जिन जिन लोग को भी अल्फा बीटा में प्रॉब्लम हो, प्रीवियस क्लास को देखें और उसको सीखें, ठीक है। एक एक चीज बहुत डिटेल में बताया गया है, धैर्य के साथ उसको सीखें सब। ये 1 नंबर है। ये हो गया बीटा डी गैलेक्टोज या गैलेक्टोपैरानोज। दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज, ये तो सबसे कॉमन स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बनाते हैं। नीचे OH हो गया मतलब अल्फा फॉर्म है। देखिए ये अल्फा फॉर्म है ग्लूकोज का। आप सब जानते हैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज नॉर्मली चौथे कार्बन पर डिफरेंट होते हैं, जिसे एपिमेरिज्म कहते हैं। अब यहां क्लियर कट है
ये अल्फा डी ग्लूकोज है। अल्फा डी ग्लूकोज का चौथा कार्बन मतलब ये कार्बन, और बीटा डी गैलेक्टोज का पहला कार्बन, ये कार्बन। ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। अब इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वह इसके न्यूक्लियस पर अटैक करेगा, मतलब कार्बन पर। रिजल्ट क्या होगा? ये हाइड्रोजन और ये OH यहां से टूटकर बाहर निकल जाएगा। टूटकर बाहर निकल जाएगा तो किस फॉर्म में निकलेगा? प्लस H2O के फॉर्म। और ये दोनों कार्बन मतलब कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 जो है वह आपस में क्या करेंगे? जुड़ जाएंगे। थोड़ा सा हम इसको और अच्छे से ऐसे डायग्राम, खूबसूरत डायग्राम बना दें। अब आप देखें ये दोनों जुड़ने वाले हैं। ये वही ऑक्सीजन है। ये जो स्ट्रक्चर होगा ये हो गया लैक्टोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो लिंकेज हो गया उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा 1 बीटा, तीर का निशान 4 अल्फा। क्लियर? बीटा शुगर का पहला कार्बन और अल्फा शुगर का चौथा कार्बन, इनके बीच ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना। और पहला बीटा वाला किसका है? गैलेक्टोज का। और 4 अल्फा किसका है? ग्लूकोज का। तो इस स्टाइल में भी इसको लिखा जाता है कि गैलेक्टोज ब्रैकेट 1 बीटा 4 अल्फा ग्लूकोज। ऐसे करके भी हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को लिखते हैं। ये हो गया तीसरा डायग्राम। और हमारे पास अब जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है वह है सुक्रोज। सुक्रोज को हम लोग क्या कहते हैं? स्वीटेस्ट डाइसैकेराइड, सबसे मीठा डाइसैकेराइड, पहला पॉइंट। दूसरा है यूनिट ऑफ स्वीटनेस, है ना, यूनिट ऑफ स्वीटनेस। मीठापन नापने की इकाई सुक्रोज ही होता है। मान लो हम लोग छोटे बच्चों को देखते हैं, क्या कहते हैं? ये बच्चा कितना स्वीट है। तो आपका दोस्त जो बायोलॉजी का विद्यार्थी है वो आपसे पूछ सकता है कितना सुक्रोज मीठा है। तो आप कह सकते हैं अगर ये तो 100 सुक्रोज मीठा है ना। तो यह स्वीटनेस का यूनिट होता है। और सुक्रोज के बारे में सब लोग जानते हैं कि जो टेबल शुगर होता है वह बेसिकली सुक्रोज से ही बना होता है। सुक्रोज का जब हम कॉम्बिनेशंस देखेंगे इसमें होता है अल्फा डी ग्लूकोज या ग्लूकोपैरानोज। इसका पहला कार्बन न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, बीटा डी फ्रुक्टोज पर, फ्रुक्टोज, ठीक है ना। और इसका कार्बन नंबर 2 होता है। इसमें जो लिंकेज होता है वह लिंकेज होता है अल्फा 1 बीटा 2 ब्रैकेट बंद। इधर कौन है? ग्लूकोज, और इस साइड कौन है? फ्रुक्टोज। इस प्रकार से अल्फा 1 बीटा 2 कॉम्बिनेशन है। अब इसी इमेज को अगर हम बनाएं, हम देखिए आपके साथ सब इमेज बना रहे हैं ताकि आप ज्यादा ज्यादा अभ्यास करें। ओके, देखो ये जो स्ट्रक्चर हो गया, यह स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका? मैं थोड़ा डायग्राम बड़ा बना दूं, मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाता हूं, ठीक है ना, ताकि आप और अच्छे से इसको समझें। अभी ठीक है। अब ये हो गया हमारा अल्फा डी ग्लूकोज। अब मैं ज्यादा बार बार स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, अब सिंबॉलिक आप समझिएगा, ठीक है ना। ये अल्फा डी ग्लूकोपैरानोज हो गया। और दूसरा क्या कह रहा है? फ्रुक्टोज का बीटा फॉर्म, ठीक है। मेरा एक विद्यार्थी ने क्या किया, यहीं पर बना दिया फ्रुक्टोज का बीटा फॉर्म, OH ऊपर CH2O नीचे। और उसके बाद जो ऐसे घुमाया उसको बॉन्डवा को कि बॉन्डवा एकदम लहर गया। अरे बाबू बॉन्ड बनाए हो कि यहाँ पर जो
घुमावदार सड़क है वैसा है। तो अब हम क्या करते हैं ना कि हम बड़ा सावधानी से हम काउंटिंग यहां से शुरू करते हैं, इस जगह से शुरू करते हैं। OH ऊपर, CH2OH नीचे, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 आ गया मेरा पोजीशन। और बाकी फ्रुक्टोज का जो एज यूजुअल है उसको आप कर सकते हैं। ये हो गया बीटा डी फ्रुक्टोज। अब बीटा डी फ्रुक्टोज हो गया। अब क्या है, ये जो 1 है यह न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया इसके कार्बन पर, जिसका रिजल्ट क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया ये हाइड्रोजन और ये OH टूटकर अलग हो गया, निकल गया। किस फॉर्म में निकला, वाटर के फॉर्म में। और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहां पर एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन होगा। और वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसा दिखेगा, वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऐसा दिखेगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा 1 तीर का निशान, मतलब न्यूक्लियोफिलिक अटैक β2, ये हो गया। और इधर है हमारा ग्लूकोज और इधर हमारा है फ्रुक्टोज, और ये कहलाता है सुक्रोज कहलाता है। ये क्या कहलाता है, सुक्रोज, टेबल शुगर। यह सुक्रोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आपसे मैं बहुत उम्मीद रखता हूं कि आप इन सभी डायग्राम्स के बारीकी को देख रहे होंगे, और आपने जो होमवर्क में बनाया होगा डायग्राम्स, उसमें जो एरर होगा उसको आप निश्चित रूप से ठीक कर रहे होंगे, करना भी चाहिए। अब सुक्रोज के बाद जो नेक्स्ट हमारा मेंबर है वो है ट्रेहलोज। ट्रेहलोज जो है यह बना होता है अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज का 1 कार्बन, ये अल्फा डी ग्लूकोज के ही 1 कार्बन से, मतलब दोनों जो है वो अल्फा डी ग्लूकोज ही है, अल्फा डी ग्लूकोज के 1 कार्बन से जुड़ा रहता है। ये ट्रेहलोज है। आइसोमाल्टोज, बड़े कृपालु हैं ये आइसोमाल्टोज। इनमें ग्लूकोज का 1 बीटा डी ग्लूकोज के 6वें कार्बन से जुड़ा रहता है। इसके अलावा सेलोबायोज, सेलोबायोज में बीटा डी ग्लूकोज का 1 अल्फा डी ग्लूकोज के 4थे कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखो विद्यार्थियों, आप सबने ये जरूर पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा, या पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा, लेकिन कभी भी हम लोग इतनी बारीकी से इसके स्ट्रक्चर को डील नहीं करते। कौन कार्बन किस कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। मतलब हमें जब भी हम नेट CSIR का एग्जामिनेशंस देते हैं, नेट का एग्जाम देते हैं बाबू, तो ये नेट का एग्जाम हमें चुनने के लिए नहीं बनता है, यह हमें छांटने के लिए बनता है। इस एग्जाम्पल का एकमात्र उद्देश्य है कि हमको 100 JRF चाहिए, और 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया है, तो हमको 99,900 विद्यार्थियों को छांटना है, हमें चुनना नहीं है। तो इसलिए ये उन तमाम बारीक चीजों पर आपके नॉलेज को जज करता है कि आप कितने स्मार्ट हैं। इन सब का स्ट्रक्चर जो है आप समझ ही गए होंगे, ये आपके होमवर्क के कोटा में चला गया, ये आप इसको होमवर्क के रूप में बनाएंगे। डाइसैकराइड का जो फॉर्मूला होता है अब तो किसी से छुपा नहीं हुआ है, CnH2nOn, ये मोनोसैकराइड्स का फॉर्मूला है। तो 2 ऐसे और 20 से क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर मॉलिक्यूल आप देखें हर बार जब भी जुड़ा है तो निकल गया है। तो इस प्रकार से एक डाइसैकराइड जो है उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। बायोलॉजिकल साइंस में ओलिगोसैकराइड्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल है ना। मान लो कि प्रोटीन है,
प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज और फिर यहां से ग्लूकोज, इसका पूरा नाम लिख देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो बायोलॉजिकल साइंस में क्या किया गया कि भाई हम सबको रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए ग्लूकोज, ठीक है ना, ये 5 कार्बन का एक, ग्लूकोज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एक ट्रायंगल से, ठीक है ना। और इस ट्रायंगल का कलर कैसा होता है? इस ट्रायंगल का कलर होता है ब्लू। देखो ये है नीला कलर, नीला कलर का ये ट्रायंगल। ऐसे ही नहीं होता है, ये बड़ा एकदम अप्रोचेबल चीज है। आप देखिए ग्लूकोज, ग्लूकोज को एक गोला से इंडिकेट किया जाता है, लेकिन इस सर्किल का कलर कैसा होगा? ब्लू। ये ब्लू सर्किल से ये इसको इंडिकेट किया जाता है। ये हो गया ग्लूकोज। वहीं पर आप देखेंगे गैलेक्टोज, तो गैलेक्टोज को भी सर्कल से ही इंडिकेट किया जाता है, लेकिन उसका कलर कैसा होता है? येलो। उसका कलर कैसा होता है? अब जितने लोग लेनिंजर पढ़ेंगे वो सब देखेंगे, अरे बाबा आनंद सही बता रहे हैं, ऐसा ही करके सबका डायग्राम बना हुआ है। अगर मैनोज को देखेंगे तो येलो से लिखने लगा। अगर मैनोज को देखेंगे तो मैनोज भी सर्किल से ही दिखाया जाता है, इसी तरह से गोल, लेकिन उसका कलर कैसा होता है? उसका कलर होता है ग्रीन। तो जब भी आजकल क्या है कि आप बुक्स में देखेंगे ना तो वहां पर नाम नहीं लिखा रहता है, कलर बुक्स आ गए हैं, तो सब जगह क्या किया जाता है? ऐसे ही कलर से रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप समझते रहिए साहब, अगर आप नहीं समझ पाइएगा तो फिर हम फंस जाइएगा। इसको भी हमने स्टडी मटेरियल में दिया है, जैसे ग्लूकोसामाइन है, ग्लूकोसामाइन पढ़े थे सब लोग, मोनोसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड। तो ग्लूकोसामाइन को कैसे इंडिकेट किया जाता है? एक स्क्वायर, उसका ये आधा, और ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको ब्लू से रंग दिया गया। ये हो गया मैनोज। एक बार आप लोग स्टडी मटेरियल में चले जाइए और जाकर वहां से इन सब चीजों को सीखिए, या बुक में जाकर इनको सीखिए कि कैसे इन यूनिट्स को हम लोग निरूपित करते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, तुरंत जुड़ेंगे और उसमें इससे आगे का चीज देखेंगे।